शनि, राहु, केतु, यूजुअली ये जो 3-4 प्लैनेट्स हैं, इनका नाम कुछ ना कुछ जब लाइफ में हिल जाता है, नेगेटिव हो जाता है, वहाँ पे लिया जाता है। ये होता क्या है? और इसको समझ के हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली क्या चेंज करें, क्या इम्प्रूव करें? शनि की दशा से घबराते हैं सारे, 19 साल के लिए दशा चलेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे भाई, कार्मिक प्लेनेट है, अच्छे कर्म आप लेके आए हुए हैं, तो ये 19 साल आपके गोल्डन होने वाले हैं। शनि कहाँ भला करेंगे? शनि का एट्रीब्यूट है पेशेंस से चलो। आप इम्पल्सिव होके चलोगे, कल ही रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे, शनि बिगड़ जाएंगे। 7.5 में इंसान एक पर्टिकुलर स्पीड या एक बैंड विड्थ से ज्यादा सोच या कर नहीं पाता है। और हनुमान जी के देवता हैं इंसान के अंदर जोश भरने वाले, इसीलिए कहा जाता है शनि की दिक्कत है तो हनुमान जी के चरण पकड़ो। ये देखिए माइथोलॉजी कितनी ब्यूटीफुल है, कथाओं के माध्यम से हमें चीजें दे दी गई। क्योंकि हनुमान चालीसा का रूप क्या है? हनुमान चालीसा का रूप है अपनी खोई ताकतों को याद करना, हनुमान जी के द्वारा। लोगों की लाइफ में जो पेन एरियाज होते हैं, सबसे बड़ा होता है फाइनेंसेस। अगर किसी की लाइफ में बहुत फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, बहुत लॉसेस में जा रहा है, तो एस्ट्रोलॉजी वहाँ पे क्या गाइडेंस दे सकती है? रोना ही है ना, तो मर्सिडीज में बैठ के रोना जो है साइकिल पे रोने से अच्छा है। एक इंसान जीवन में जो भी भोगता है, अच्छा या बुरा, वो उसका अपना और उसके माता पिता का एक मीन कर्व होता है। माता पिता और बच्चा, ये एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा जो ऐसे ऐसे राज रिवील करेगा जो एक बर्थ चार्ट से तो नहीं ही निकल सकते। एक बड़ी प्रेवलेंट प्रैक्टिस है कि ऐप पे जाके 36 में से कुछ गुण मिला ना, और गुण अगर 18 से ज्यादा मिले हैं तो शादी कर लो। जबकि ये कहीं पे है ही नहीं, ये टोटल मैच मेकिंग का 5-10% से ज्यादा है ही नहीं। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में मैच मेकिंग एक बड़ा इन डेप्थ प्रोसेस है, उसमें प्लैनेट्स को मैच करके तत्व मैचिंग किए जाते हैं। How do I know about my potential and purpose using the astrology interpretation? नमस्कार, स्वागत है आपका द जर्नी विद इन पॉडकास्ट में। मेरा नाम है शोभा राणा, मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूं और साथ ही साथ इस पॉडकास्ट की होस्ट और क्रिएटर भी हूं। द जर्नी विद इन पॉडकास्ट का एम है आपको खुद से, अपने आप से कनेक्ट कराना। द एम इज टू हेल्प यू टेक द जर्नी विद इन एंड कनेक्ट विद योर इनर वर्ल्ड। अपने अंतर मन को, अपने इनर वर्ल्ड को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप ये समझ पैदा करते हैं तो आप अपने इमोशंस को समझना शुरू कर देते हैं, अपने लाइफ में बिहेवियर, रिएक्शंस, रिस्पॉन्सेस, इन सबको समझना शुरू कर देते हैं। एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड ऑल दिस, आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। I really hope that you are able to discover more about yourself through the Journey Within podcast and are mastering your life. आज के इस एपिसोड में हम द जर्नी विद इन करने वाले हैं थ्रू द लेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आज मेरे साथ है डॉक्टर योगेश शर्मा, जो कि एक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु एक्सपर्ट हैं। ये पिछले 30 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, लोगों के चार्ट्स पढ़ रहे हैं और उनकी लाइफ के बारे में उनको इनसाइट्स दे रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अपने बर्थ चार्ट, जहां से सब शुरुआत होती है, उसको समझने की कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं, क्या प्लैनेटरी पोजीशंस हमें किस तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं, हमारी पर्सनालिटी, बिहेवियर, एवरीडे लाइफ की चॉइसेस जो हम बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग, इस सब में एस्ट्रोलॉजी का क्या रोल है। साथ ही साथ अगर हम लाइफ में कहीं पे स्टक फील कर रहे हैं, चाहे फाइनेंसेस हो, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, मनी, वहां पर एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स हमें कैसे हेल्प कर सकती हैं टू क्रिएट अ बेटर लाइफ फॉर आवरसेल्व्स। प्लीज वेलकम डॉक्टर योगेश शर्मा ऑन द जर्नी विद इन पॉडकास्ट। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। योगेश जी, आप 30 सालों से एस्ट्रोलॉजी समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं। मैं भी लगभग उतने ही सालों से एस्ट्रोलॉजी को देख रही हूँ। मेरी शुरुआत हुई, इंट्रोडक्शन हुआ एस्ट्रोलॉजी को लेकर जब न्यूज़पेपर में बचपन में हॉरोस्कोप का एक सेक्शन आता था, तो बहुत एक्साइटमेंट से हम सब लोग पढ़ते थे कि आज ये हॉरोस्कोप आया, आज ये कलर पहन के जाना है, इस तरह से करना है, ये वीक लकी होगा। वहां से शुरुआत हुई। तो लेट्स बिगिन राइट देयर कि जो हॉरोस्कोप होता है, राशि फल होता है, ये होता क्या है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज़ोडिएक साइन एंड सन साइन? जी बिल्कुल। देखिए, राशिफल बहुत प्रेवलेंट है यूथ में भी और हर एज ग्रुप में, कि दरअसल ये राशिफल होता क्या है। बर्थ चार्ट है, बर्थ चार्ट में जहां पे सूरज होते हैं, जिस साइन में, बर्थ चार्ट में बेसिकली मैं बता दूं कि 12 राशियां होती हैं। ज़ोडिएक में एरिस से शुरू करके पाइसेस तक 12 राशियां होती हैं। इनमें से जहां पे भी सूरज होगा उसको सन साइन बोला जाता है, लेकिन सन साइन केवल वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में यूज होता है, इंडिया में यूज नहीं होता है। हम जिस भी कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं वो मून साइन होता है। हिंदुस्तानी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इंडियन एस्ट्रोलॉजी, आप जो मर्जी नाम दे दीजिए,
ये केवल और केवल चंद्र राशि यानी मून साइन पे चलता है। तो बर्थ चार्ट में जिस भी राशि में चंद्रमा होंगे उसको चंद्र राशि बोला जाता है, या कह लीजिए नॉर्मल भाषा में राशि बोला जाता है, जिसका राशिफल हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं। यहाँ पे एक कंफ्यूजन लोगों के मन में रहती है। बहुत सारे लोग अपने नाम के अनुसार राशियां न्यूज़पेपर में देखते हैं कि मेरा नाम आर से शुरू है तो मेरी तुला ही राशि होगी। बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। बर्थ चार्ट में जिस राशि के साथ चंद्रमा होंगे, बर्थ चार्ट जो होता है उसमें कुछ नंबर्स होते हैं। बर्थ चार्ट में हर नंबर एक राशि को डिनोट करता है। मैं क्विकली बताता हूं। एक नंबर जो बर्थ चार्ट में लिखा होता है दैट इज एरिस यानी मेष, 2 नंबर टॉरस, 3 नंबर जेमिनाई, 4 नंबर कैंसर, 5 नंबर लियो, 6 नंबर वर्गो, 7 नंबर लिब्रा, 8 स्कॉर्पियो, 9 सैजिटेरियस, 10 कैप्रिकॉन, 11 नंबर का मतलब एक्वेरियस और 12 नंबर का मतलब पाइसेस है। इनमें से जहां पे मून या चंद्रमा होगा वो राशि है। अब न्यूज़पेपर में आपने रेफर करना है तो उस राशि को करना है। दिस इज एज सिंपल। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मेरा 21 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच में बर्थ हुआ है तो मेरी ये राशि है, या मेरा मार्च में बर्थ हुआ है तो मेरी ये राशि है। वो सन साइंस होते हैं, उनको छोड़ दीजिए। वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, उसका वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, इंडियन एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड लेके हम नहीं चल सकते कि हम महीना, जिस महीने में हमारा बर्थ है साइन वो मान लेंगे और राशिफल हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पढ़ेंगे, वो नहीं चलेगा। तो फिर एक्चुअल में किसी इंसान की राशि होती क्या है? देखिए, राशि क्या है? राशि है कि इंसान का बिहेवियर कैसा होगा। राशि क्या है कि उस इंसान का थिंकिंग पैटर्न कैसा होगा। राशि क्या है कि उस इंसान के जीवन में जब भी चैलेंजेस आएंगे उसकी रिस्पॉन्स क्या होगी। दिस इज राशि। यानी इंसान का सोचने का तरीका, इंसान का रिएक्ट करने का तरीका, इंसान का बिहेवियर पैटर्न, ये होता है राशि। हर राशि का काम करने का तरीका अलग है। उसी हिसाब से इंसान का सोचने का तरीका होता है। उसी तरीके से इंसान अपने जीवन में आने वाली समस्याओं के प्रति रिएक्ट करता है। आपने कभी देखा होगा कि इंसान किसी भी समस्या पे आने पे कई लोग बड़े चिल रहते हैं, कूल रहते हैं, और कई लोग एकदम पैनिक में आ जाते हैं। कई लोग जो है समस्या को लड़के खत्म करते हैं और कई लोग छिप जाते हैं। ये डिपेंड करता है उनकी राशि कौन सी है, क्योंकि उनका ये पैटर्न उनकी राशि से इवॉल्व हुआ है। दैट मीन्स हमारी जो राशि है वो इन्फ्लुएंस करती है हमारे थॉट्स को, बिहेवियर को। Exactly. हम क्या सोचते हैं, क्यों जी, सोचते बिल्कुल। हैं, कैसे सोचते हैं, बिल्कुल। राइट? तो अगर हमारी राशि ये सब चीजें गवर्न कर रही हैं, और राशि का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है, जी, तो हेल्प मी एक्सप्लेन कि इन प्लैनेटरी पोजीशंस को समझना क्यों जरूरी है। यहाँ पे आपको थोड़ा और इन डेप्थ जाना होगा कि व्हाट आर प्लैनेट्स, व्हाट आर राशिज। ये हमारा जो बर्थ चार्ट है ये उसके पार्ट्स हैं। जन्म कुंडली, जन्म कुंडली है क्या? जन्म कुंडली है कि एक इंसान जब दुनिया में आया, जब पैदा हुआ, उस समय का आकाश का एक नक्शा खींच लिया जाए, फोटो खींच ली जाए कि जो प्लेनेट जहां पे है उसको कागज पे लिख दिया। ये बर्थ चार्ट है। अब उस बर्थ चार्ट में जहां पे चंद्रमा है वो राशि है, बाकी प्लैनेट्स अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं। हर प्लैनेट जीवन में कोई ना कोई एट्रीब्यूट को गवर्न करेगा, लेकिन चंद्रमा जहां पे बैठे हुए हैं वो हमारा थॉट प्रोसेस है। अब थॉट्स हैं, इंसान का अपना बिहेवियर पैटर्न है तो ही जीवन है। विदाउट बिहेवियर पैटर्न इंसान का कोई जीवन ही नहीं है। आप भी किसी इंसान को अगर जज करते हो तो उसके बिहेवियर से, उसके बात करने के तरीके से, या उसके एट्रीब्यूट से जज करते हो। तो वो सारी चीजें जो हैं वो चंद्रमा गवर्न करते हैं। तो कौन से प्लैनेट्स होते हैं जो स्ट्रांग होते हैं, या प्लैनेटरी पोजीशन से कैसे हमारे बेसिक ट्रेट्स डिटरमिन होते हैं? डेफिनेटली, देखिए हर प्लेनेट का अपना अपना है। सूरज जो है, सूरज हमारे सौर मंडल के, सोलर सिस्टम के हेड है, हेड ऑफ द फैमिली है। तो एग्जैक्टली बर्थ चार्ट में भी सूरज जो है इनको हेड ऑफ द प्लैनेटरी सिस्टम बोला गया है। तभी सूरज जो है ये फादर को डिनोट करते हैं। सूरज जो है हमारी कोर वैल्यूज क्या हैं, जीवन में क्या करना चाहते हैं, वो सूरज है। कई लोग हैं आपने देखा होगा पर्पसलेस घूमते रहते हैं। कई लोग आपने देखा होगा कि बस दिन काटते हैं, जीवन नहीं जीते हैं। उनको पता ही नहीं होता कहां से आए थे और कहां जाना है, मतलब उनके सूरज वीक है। अब बिना उनकी कुंडली देखे आप जान लीजिएगा कि भाई इसके सूरज वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि उसके पास जीवन का कोई पर्पस नहीं है, उसकी अपनी कोई वैल्यू ही नहीं है। जहां पे लोगों ने चलाया चल दिया, इसका मतलब उसके सूरज कमजोर है। जिनके सूरज अच्छे होते हैं वो चाहे नौकरी से शुरू करें, बहुत जल्दी वो मालिक बन जाते हैं। जिनके सूरज अच्छे होते हैं वो कंट्रोलर होते हैं। जिनके सूरज अच्छे होते हैं वो जिम्मेदारियां लेते हैं। जिनके सूरज अच्छे होते हैं वो जीवन में अपना एक मार्क बनाते हैं।
एस्ट्रोलॉजी को नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि हम इसमें बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं। बहुत सारे डिसबिलीवर्स हैं जिनको लगता है कि ये सिर्फ एक ऐसे सूडो मेथड है फ्यूचर प्रेडिक्शन का, बट एस्ट्रोलॉजी गोज मच बियॉन्ड दैट। सिर्फ फ्यूचर के बारे में आंकलन नहीं, बल्कि आप आज क्या हैं, क्या चीजें आपको इन्फ्लुएंस करती हैं, क्या चीजें आपके थॉट्स, आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं, उसका स्टडी भी एस्ट्रोलॉजी जी बिल्कुल है ना। एस्ट्रोलॉजी आपको ये वाली मेंटरिंग भी दे सकती है कि आप आज में अपने क्या बेहतर बदलाव ला सकते हैं। जी बिल्कुल सो आई वुड सजेस्ट माय व्यूअर्स कि थोड़ा सा किसी भी टॉपिक को ऊपर ऊपरी सतह से डिस्कार्ड कर देना या एकदम से एक्सेप्ट कर लेने की जगह थोड़ा सा ओपन माइंड रखें, और थोड़ा हम आज इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकल एवरीडे लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। लेकिन उससे पहले मेरे कुछ डाउट्स है जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। हमने बर्थ चार्ट की बात की, जन्म कुंडली में जो डायमंड टाइप एक स्ट्रक्चर बना होता है और उसमें अलग अलग बॉक्सेस होते हैं, उसमें अलग अलग नंबर्स लिखे होते हैं। जी और बोलते हैं आपके अगर 5th हाउस में बृहस्पति है स्ट्रॉन्ग, तो इसका मतलब आप बड़े इंटेलेक्चुअल होंगे। अगर उनके इस वाले हाउस में ये वाला प्लैनेट है तो इनको बड़ा फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगा। तो ये कैसे मतलब इससे समझ के, या फिर इसका क्या रेलेवेंस है हमारी लाइफ में? क्या जेन्युइनली ये वो प्रेडिक्शन उस तरीके से होता है? लाइक कैन समबडी रियली प्रेडिक्ट कि आप बहुत पैसे वाले बनोगे या आप बहुत इंटेलेक्ट वाले काम करोगे? देखिए, आपके इसी सवाल में कई सवाल छिपे हुए हैं और बारी बारी से इनके जवाब देने होंगे। जैसे कि बॉक्सेस की बात की आपने कि एक बॉक्स में पर्टिकुलर नंबर लिखा होता है। बर्थ चार्ट जो है ना, ये दरअसल 3 लेयर्स होती हैं। 2 लेयर्स दिख रही हैं और एक लेयर जो है वो इनविजिबल है। जो इनविजिबल लेयर है वो हाउसेस होते हैं। हमेशा बर्थ चार्ट का जो टॉप वाला बॉक्स है वो पहला घर होता है और टॉप से बिल्कुल जो राइट हैंड साइड वाला बॉक्स दिख रहा है वो 12वां घर होता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए। तो ये दिखते नहीं है। जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, वो जैसा मैंने आपको बताया था कि राशियों के नंबर हैं। तो पहली लेयर हो गई हाउसेस, इनविजिबल। दूसरी विजिबल लेयर राशियां, यानी अगर टॉप वाले बॉक्स में 5 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है आपके पहले घर में सिंह राशि है। और उसके बाद तीसरी लेयर आती है प्लैनेट्स। और ये जो प्लैनेट्स हैं ये तो हमें बर्थ चार्ट में विजिबल होते हैं। जुपिटर बैठा हुआ है या मून बैठा हुआ है। अब ये तीनों लेयर्स को मिक्स करके जो बताना है ये एस्ट्रोलॉजी है। साथ ही सुर हैं, सारे गामा, और इनसे ही बहुत सारे स्वर बन जाते हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स बन जाते हैं, बहुत सारे सुर बन जाते हैं। अच्छा, आपने जो एग्जाम्पल दिया सुरों का कि 7 सुर से बहुत सारी अलग अलग धुनें बन जाती हाँ है, जी राइट? अलग अलग जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं या कंपोजर्स हैं वो हाँ अलग अलग तरह की धुन बनाते हैं। जी तो क्या सेम बर्थ चार्ट को अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स भी अलग अलग तरह से इंटरप्रेट कर बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल यही बात मैं कहने वाला था। हर एस्ट्रोलॉजर 3 तरीके से बर्थ चार्ट को देखता है। पहला तरीका है कि सामने वाले को रिजल्ट क्या चाहिए, उसका कंसर्न क्या है। दूसरा, उसको आउट ऑफ इंट्यूशन या आउट ऑफ कैलकुलेशंस क्या दिख रहा है। और तीसरा, उसका अपना एक्सपोजर क्या है। एस्ट्रोलॉजी केवल गणनाएं सीख के, कैलकुलेशन सीख के बताने का नाम नहीं है। इसमें आपको ह्यूमन लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट पता होने चाहिए, एक एक्सपीरियंस पता होना चाहिए और कई सारी कुंडलियों पे रिसर्च की हुई होनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में 2 दूनी 4 भी हो सकता है, 2 दूनी 2.5 भी हो सकता है, 2 दूनी 22 भी हो सकता है। ये बिल्कुल ये स्ट्रेट वाली साइंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, मैथ्स ऑफ द मैथ्स। ये सुपर मैथमेटिक्स है। जो नेचर का मैथ्स है ये वो है। अगर 2 इंसानों की फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते तो 2 इंसानों की डेस्टिनी भी सेम नहीं होती। आपने मैथ की बात की। हाँ अब मैथ में चाहे किसी इंडियन टीचर से सीखूं या किसी वेस्टर्नर से सीखूं, या मैं किसी साउथ में किसी से सीख लूं या मैं नॉर्थ में किसी से सीखूं, किसी छोटी हाइट वाले टीचर से सीखूं या ज्यादा हाइट वाले टीचर से सीखूं, उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अग्रेसिव पैशनेट है या वो बहुत स्लो तरीके से पढ़ाते हैं। जिससे भी सीखूं मेरा 2+2 4 ही आने वाला है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हु यू आर गोइंग टू। तो यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है ये जानना कि सही एस्ट्रोलॉजर चूज कैसे करें। क्योंकि देखिए, जो पुराने जमाने में जहां से एस्ट्रोलॉजी चलती आ रही है वहां ये होता था कि आपके किसी नॉन के किसी गांव में या कहीं पे कोई पंडित जी होते थे, उनकी एक जी लीनियज चलती आ रही है। फिर आप वो फोन नंबर ढूंढते थे, फिर फोन लगाते थे, फिर उनका कब आपके पास विजिट करना होगा। इट यूज्ड टू बी होल प्रोसेस। लेकिन अब इन 2024 आज के टाइम में एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत अवेलेबल हो गई है। क्लिक ऑफ द बटन एक ऐप पे आना शुरू हो गई है ना। आप कितनी सारी ऐप से डाउनलोड करो एंड यू गेट एन एस्ट्रोलॉजर। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर के साथ आपका कनेक्ट होना, एक ह्यूमन कनेक्शन एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन होना भी कितना जरूरी है। और अगर ये जरूरी है तो हम कैसे सही एस्ट्रोलॉजर को अपने लिए डिसाइड करें? बिकॉज इट कांट बी लाइक अ मैथ टीचर ना, कि कोई भी हमें 2+2 4 ही पढ़ाएगा।
अगर इतना डिपेंड करता है कि उनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस क्या है, then how do I select a right astrologer for मैं इसका myself? जवाब बड़ा आसान बना दूंगा। एक बीमार इंसान अच्छे या कम अच्छे डॉक्टर के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करेगा, या एक विवाद में फंसा हुआ इंसान एक अच्छे वकील और एक कम अच्छे वकील के बीच में डिफरेंशिएट किस तरह से करेगा? वो इस तरह से करेगा कि अगर सामने वाले ने उसकी बात को समझा, उसको सुना। सभी लोग सुना जाना पसंद करते हैं, बातें सभी को आती हैं, लेकिन सुनना एक आर्ट है। एस्ट्रोलॉजर जो सामने वाले को सुन सके, उसकी समस्या को सुन के उसकी जड़ तक जा सके, क्योंकि हर इंसान की समस्या यूनिक है। आप सपोज करिए कि इंसान बीमार है, लेकिन उसकी बीमारी दूसरे की बीमारी से अलग है, कारण अलग है, निवारण अलग है। एक एस्ट्रोलॉजर को दूसरे एस्ट्रोलॉजर से फर्क डालेगी चीज कि कोई सामने वाले को सुनता कितना है, क्या प्रोबिंग करके, क्वेश्चनिंग करके उसकी समस्या की जड़ तक जाने की कोशिश कर रहा है, कि खाली उसने कुंडली देखी, अपना आज का मूड देखा और साथ में 4 चीजें बता के नमस्ते कर दी। ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी है कि साथ में सुने। बर्थ चार्ट हजारों लोगों का सेम है, समस्याएं सभी की यूनिक हैं। यूनिक इसलिए है कि हर इंसान का जीने का पैटर्न अलग अलग है। जब तक उसको नहीं समझेंगे, समस्या की जड़ तक नहीं जाएंगे। हम हमारे सामने एज एस्ट्रोलॉजर तो एक समस्या एंड लाइन में आ गई, ये समस्या है, लेकिन जब हम रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू उसके पीछे जाएंगे, देखेंगे ओरिजिनेट कहां से हुई थी, ओरिजिन को पकड़ेंगे तो ही समझ आएगा कि समस्या का हल कहां पे है। फ्रूट को पकड़ेंगे तो फ्रूट सही नहीं होगा, रूट को पकड़ेंगे तो फ्रूट सही होगा। जो एस्ट्रोलॉजर रूट को पकड़ रहा है वो फ्रूट को सही कर देगा। तो कोई सामने वाले को सुन रहा है, उसकी समस्या का कारण जानना चाह रहा है, ये एक एस्ट्रोलॉजर को दूसरे एस्ट्रोलॉजर से डिफरेंशिएट करेगा। तो यानी कि हमको इस चीज पे बहुत एम्फसाइज करना चाहिए कि लिसनिंग कितनी हो रही है। जी बिल्कुल। इंस्टेड की 45 मिनट्स के सेशन है और उसमें आप इतने सवाल पूछ सकते हो, मोर देन दैट अगर आप किसी भी प्रॉब्लम की रूट पे जाते हो। एंड मुझे ना जेन्युइनली लगता है कि थेरेपी, मेंटरिंग, एस्ट्रोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं आजकल के टाइम में। देखिए जो मनी मॉडल है वो आवरली बेसिस हो सकता है, बिकॉज कुछ तो बनाना पड़ेगा। लेकिन मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां टाइम बाउंड नहीं कर सकते हो, बिकॉज इफ यू आर रियली गोइंग टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, आप जेन्युइनली एक पॉजिटिव शिफ्ट या ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करना चाहते हो, तो उसमें बहुत सारे सेशन और बहुत सारा टाइम लगता है। और ये जो माइंडसेट है ना कि मुझे बस 3 सेशंस में रिजल्ट आ जाना चाहिए, मैंने 4 सेशन कर लिए थेरेपी के, मुझे नहीं आंसर आ रहा है, या मैंने 4 बार एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लिया, मेरा लाइफ सॉल्व नहीं हो रहा है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटेंशनल एंड वेरी इन्वॉल्विंग प्रोसेस, और उसमें आपको इन्वॉल्व होगे तो ही शायद रिजल्ट्स वहां पे इमर्ज होंगे। डेफिनेटली यहाँ पे दोनों तरफ से पेशेंस चाहिए। जो कंसल्टेंट या एस्ट्रोलॉजर है उसका सुनने वाले पेशेंस उसको चाहिए, और जो क्लाइंट है उसको रिजल्ट तक आने की पेशेंस चाहिए। रील्स और शॉर्ट्स की दुनिया है, 30 से 40 सेकंड से ज्यादा का किसी का अटेंशन स्पैन है नहीं। फास्ट फूड की दुनिया है, 2020 क्रिकेट की दुनिया है, हर कोई जल्दबाजी में है। तो इस जल्दबाजी में अगर ऐसे ही रिजल्ट लेने की कोशिश करेंगे तो रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे। एग्जैक्टली क्योंकि ये जो कॉन्वर्जेशन है मैं बहुत बार सुनती हूँ कि अरे उन्होंने ये बताया था वैसा नहीं हुआ, या मैं वहां थेरेपी के लिए गई मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला। तो वी रियली हैव टू अंडरस्टैंड कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, इट्स अ प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं कि आपने अभी अंडा उबाला और खा लिया, इट्स नॉट लाइक दैट। सो आई वुड इन्फॉर्म माई व्यूअर्स कि आप थोड़ा सा समय दीजिए अपनी लाइफ में। अगर आप बदलाव देखना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं। आपने ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, इससे पहले आपने राशियों की बात की थी। हर राशि का अपना एक तत्व है। ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है स्कॉर्पियो, वृश्चिक। बर्थ चार्ट में स्कॉर्पियो जहां पे होगी, ट्रांसफॉर्मेशन उसी हिसाब से आएगी। अब ये कैसे? सपोज करिए बर्थ चार्ट में जो स्कॉर्पियो यानी ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, ये 9th हाउस में आ जाए। अभी 3 लेयर्स मैंने डिस्कस की थी। 9th हाउस का मतलब होता है हायर एजुकेशन या अपने नॉलेज बेस को बहुत अपलिफ्ट करना। जब तक वो इंसान अपने नॉलेज बेस को अपलिफ्ट नहीं करेगा, किसी के कहने से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन आनी ही नहीं है। किसी की वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो 10वें घर में होगी तो उसको काम करके ही ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, उसको पढ़ाइयां करके कभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगी। हाँ, उसकी वृश्चिक राशि जो है वो सपोज करिए उसके 6ठे घर में आ गई। अब 6ठा घर किस चीज का है? रोग का, कर्जों का, दुश्मनों का,
कंपटीशन का। वो जब तक कंपटीशन नहीं लड़ेगा, जब तक अपने आप को सामने वाले के सामने आजमाएगा नहीं, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगी। अब एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे बता देगी कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से आएगी। एस्ट्रोलॉजर को पता होता है सामने वाले का जो रिजल्ट है किस तरह से आएगा। वाओ! मतलब आपने बताया कि अगर मेरा स्कॉर्पियो 9th हाउस में है तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन अलग तरीके से होगी, 10th में है तो अलग जी, तरीके से होगी, 6th में बिल्कुल। होगी तो अलग तरीके से मैं होगी। कंसल्टेंट हूँ, मेरे को क्लाइंट कह रहा है मुझे ट्रांसफॉर्मेशन फटाफट चाहिए, मुझे तो बदलाव फटाफट चाहिए, और मुझे दिख रहा है कि इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है स्लोली है। अब मैं सीधे उनको बोल दूंगा कि आपकी इस तरह से नहीं आएगी, तो वो क्या करेंगे, डिजेक्टेड होके वो मेरी बात को रिफ्यूज कर देंगे। क्यों? क्योंकि उस समय उनमें पेशेंस नहीं है। अब बीइंग अ कंसल्टेंट, उनके अंदर पेशेंस भरना, उनको सब्र भी दिलवाना, ये भी एक कंसल्टेंट का काम है। कंसल्टेंट केवल ये कह के बरी नहीं हो सकता कि आपका नहीं हो सकता, आपका इतने समय से पहले नहीं होगा, जाइए। एक कंसल्टेंट वो है जो अपने क्लाइंट को साथ साथ एक ढंग से रियलाइज करवाए, भाई ये डेस्टिनी है, कुदरत ये चाह रही है आपके द्वारा। एस्ट्रोलॉजर कौन है? कोई डेस्टिनी चेंज करने वाला टूल थोड़ी है एस्ट्रोलॉजर। डेस्टिनी को पढ़ के बताने वाला है कि कुदरत ने आपको ये पैटर्न जो देके भेजा है, इससे अलाइन हो जाओगे तो सही रहोगे, इससे अलाइन नहीं होगे तो पीड़ा में रहोगे। पेन क्या है? पेन है कि जो कुदरत ने कहा उससे हट गए, वो पेन है। जो कुदरत ने कहा उससे अलाइन हो गए तो पेन कहाँ रहेगी? पेन में वही है जो अपने बेसिक ट्रेट से हट गए। अब मछली सड़क पे दौड़ना शुरू करेगी, पेन में आएगी। घोड़ा पानी में मछली से रेस लगाएगा तो पेन में आएगा। एस्ट्रोलॉजर इन्हीं चीजों को तो सही करवाता है, उनके बेसिक ट्रेट में उनको वापस लेके आना। अच्छा, आपने बर्थ चार्ट की जो कन्वर्सेशन की, जिसमें हमने राशि हमारा जो ज़ोडिएक साइन होता है, मून साइन होता है, जैसा कि सन साइन नहीं होता, दैट्स अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। बर्थ चार्ट में राशि के साथ-साथ प्लैनेट और हाउसेस, ये 3 लेयर्स की आपने बात की। आपने मुझे राशि के बारे में तो नंबर्स बताए, प्लैनेट्स के बारे में भी हमने थोड़ी बात की। अब हाउसेस के बारे में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है जो आपने बताया कि अलग-अलग हाउस में आपका पर्टिकुलर राशि है तो क्या फ़र्क होता है। तो मुझे आप बताइए कि कौन से हाउसेस होते हैं और मनी के लिए, फेम के लिए जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, अट्रैक्टिंग अ कंपैटिबल पार्टनर, हेल्थ से रिलेटेड, ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। तो कौन से हाउसेस आपके गवर्न करते हैं इन 12 चीजों के को? 12 हाउसेस जो हैं, आप एक चीज सोच के चलिए कि एक ऑफिस है, 12 डिपार्टमेंट है उसके। कोई एचआर डिपार्टमेंट है, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट है, कोई ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट है, कोई सेल्स का है, कोई मार्केटिंग का है। वो 12 के 12 डिपार्टमेंट जब तक काम नहीं करेंगे, ऑफिस ग्रो नहीं करेगा। तो आपका बर्थ चार्ट जो है एक ऑफिस है, और जो हाउसेज हैं इनविजिबल, हमेशा टॉप पे फर्स्ट हाउस होता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे 12वां घर एंटी क्लॉकवाइज चल के ये 12 घरों की संख्या पूरी होती है। पहला घर जो है इंसान का व्यक्तित्व है, वो दिखेगा कैसा, लंबा होगा, नाटा होगा, मोटा होगा, पतला होगा। ये भी एस्ट्रोलॉजी से पता चल हाँ सकता जी, है, फिजिकल अपीयरेंस भी। डेफिनेटली। ठीक है, ऑफ कोर्स एज पर डीएनए। एक पर्टिकुलर देश में स्किन का टोन जो है वो डार्क रहता है, एक पर्टिकुलर देश में बहुत ब्राइट रहता है। तो कुछ चीजें जो देशकाल परिस्थिति के अनुसार चेंज होती है, लेकिन ओवरऑल एक स्ट्रक्चर जो है और या उनका बिल्ड कैसा रहेगा, वो फर्स्ट हाउस से पता चलता है। हम्म। फर्स्ट हाउस हो गया ओरिजिन। फिर ओरिजिन के बाद सेकंड हाउस में क्या आ जाता है? पैसा, धन, बिलोंगिंग्स, फैमिली, कुटुंब, बोलने का तरीका, खाने का तरीका। कोई इंसान सामने वाले से किस तरह से बोल के अपनी बात को समझा पाता है, वो खाने में कैसा, उसकी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, उसका परिवार का इन्फ्लुएंस कितना है, क्या धन जुड़ता भी है उसके पास? सेकंड हाउस। हम्म। थर्ड हाउस है कि वो इंसान जो है वो उसकी हॉबीज कैसी हैं, या वो कम्युनिकेट किस तरह से करता है। आपने कभी नोट किया होगा अपनी सराउंडिंग में, और आपके थ्रू हमारे दर्शक भी इस चीज को नोट कर रहे होंगे कि कई लोग कम्युनिकेट करने में बहुत ही अच्छे होते हैं। किसी भी आइस को ब्रेक करना, बात को शुरू करना उनके लिए बाएं हाथ का एक तरीका वो होता है। लेकिन कई लोग होते हैं इतने वियर्ड तरीके से कोई कन्वर्सेशन शुरू करते हैं कि कन्वर्सेशन शुरू होने से पहले मर जाती है। थर्ड हाउस उनका खराब होता है। तो थर्ड हाउस जो है ये सीखने सिखाने के काम तो आता है, लेकिन कम्युनिकेशन इसका सबसे बड़ा पहलू है। फोर्थ हाउस है कि उसका घर कैसा रहेगा, अच्छे घर में रहेगा, बड़े घर में रहेगा, छोटे घर में रहेगा, या जो भी वो जीवन में करेगा उसका सुख मिलेगा उसको कि नहीं मिलेगा। बहुत किया, सुख नहीं मिला, बहुत लोग कहते हैं भाई फोर्थ हाउस खराब है। आप जो मर्जी कर लो, जब तक फोर्थ हाउस को सही नहीं करोगे आपके किसी भी किए का सुख नहीं मिलेगा। पांचवां घर होता है उसकी सीखने की एबिलिटी, तभी शिक्षा से जोड़ा जाता है इसको। कई लोग हैं वो पोस्ट ग्रेड या उससे आगे भी कई चीजें करके फिर भी अनपढ़ के अनपढ़ रहते हैं। कहते हैं ना पढ़ा लिखा अनपढ़। पांचवां घर खराब होता है। एकेडमिक्स तो दिला देगा, लेकिन उसको कोई स्किल्स नहीं आएंगी जीवन में।
पांचवा घर होता है रिसेप्टेबिलिटी, चीजों को देख के सीख लेना। कितना कोई इंसान अपने आसपास की सराउंडिंग से सीख के अपने जीवन में उसको लाभ आता है, वो पांचवा घर है। छठा घर अभी मैंने कन्वर्सेशन में बताया था, रोग ऋण शत्रु, यानी इंसान जीवन में हेल्दी रहेगा कि नहीं, दुख किस तरह के आएंगे, छठा घर। उसके दुश्मन किस तरह से, जलने वाले जो उससे लोग हैं वो किस तरह के रहेंगे, होंगे भी कि नहीं, छठा घर। नजर लगेगी कि नहीं, छठा घर। या फिर उसको जीवन में, कई स्टूडेंट्स के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जिसके थ्रू अच्छे कोर्सेज में एडमिशन मिलनी है या पढ़ाई के बाद नौकरी मिलनी है, छठा घर। ये एक्टिव नहीं होगा तो इंसान कंपटीशंस क्लियर नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे अभी मैं हाउसेस पे सिर्फ छठे घर पे पहुंचा हूँ। पांचवा घर एकेडमिक्स, छठा घर कंपटीशंस। न्यूज़पेपर्स में आपने कई बार देखा होगा, सीबीएसई में पैन इंडिया किसी बच्चे ने टॉप किया, लेकिन जब जेई की बात या नीट की बात आती है वो बच्चे कहीं दिखते ही नहीं है। हाँ, वो लाखों में रैंक आ रही है उसकी। वो कोई और ही बच्चे होते हैं जिनकी फोटो आती है, उनका छठा घर एक्टिव है, उनका पांचवा घर एक्टिव था, एकेडमिक्स में वो ले गए लेकिन कंपटीशन में दूसरे बच्चे आ गए। ये डिफरेंस होता है। सातवां घर शादी का, जीवन साथी का। आठवां घर जो है अभी बताया था ट्रांसफॉर्मेशन का, ऑल टुगेदर एक नई पलटी कैसे मारनी है जीवन में, नया इंसान कैसे बनना है, अपना वर्जन 2.0 कैसे बनना है, खुद को अपग्रेड कैसे करना है। नौवां घर जो है हायर एजुकेशन का भी है, फादर का भी है। और 10वां घर जो है ये होता है इंसान के काम कारोबार का। कोई क्या करेगा जीवन में जिससे उसकी पहचान बनेगी या जिससे उसको जीवन में सबसिस्टेंस इनकम आएगी, वो 10वां घर। अब कुछ करेगा तो उसके पैसे तो मिलेंगे, वो 11वां घर है कि काम करने के बाद उसके अकॉर्डिंग इनकम आएगी कि नहीं। कई लोग कहते हैं हमारी काबिलियत का तो आधा ही मिल रहा है हमें, 11वां घर कमजोर है भाई, 10वां अच्छा है, काम मिल गया लेकिन इनकम नहीं मिली। कई लोग कहते हैं हम जो भी इच्छा करते हैं वो नहीं मिलता या बहुत रो पीट के मिलता है, तो 11वां घर उनका कमजोर है। 12वां घर है अपने हाथ से चीजों को जाने देना, खर्चे हो जाना, आइसोलेशन का, लेट गो कर देना, चीजों को छोड़ देना, मोक्ष, 12वां घर। तो इस तरह से जीवन का एक सर्कल पूरा होता है, शुरू करने से छोड़ देने तक। हमें डेटा से पता चला है कि 92% लोग जो हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं अभी तक हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो अगर आप इनमें से हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें, ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम्स हमारा थोड़ा साथ दे इस कंटेंट को सही लोगों तक पहुंचाने में, और हम और भी और अच्छे गेस्ट आपके लिए इस पॉडकास्ट पर लेके आ सकें। थैंक यू। ना प्लैनेट्स में कुछ प्लैनेट्स हैं जो हमने बचपन से सुने हुए हैं, कुछ मूवीज के थ्रू, कुछ घर में, कुछ मुहावरों के थ्रू, कि शनि, राहु, केतु। यूजुअली ये जो 3-4 प्लैनेट्स हैं, इनका नाम कुछ ना कुछ जब लाइफ में हिल जाता है, नेगेटिव हो जाता है, वहां पे लिया जाता है। शनि की दशा, शनि साढ़े साती, शनि का गोचर, राहु की दशा, ये होता क्या है, और इसको समझ के हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली क्या चेंज करें, क्या इंप्रूव करें। बहुत बढ़िया। देखिए बहुत सारे लोग ना यही सवाल मेरे से भी पूछते हैं कि आप कह रहे हो जी शनि की 7.5 चल रही है, हमें कल पंडित जी ने बोला था आपकी शनि की दशा अभी अभी खत्म हुई है। दशा और 7.5 मतलब फर्क क्या है, लोगों को नहीं पता, लेमैन को नहीं पता है। दशा, दशा एक अलग टर्म है। दशा का मतलब है कि एस्ट्रोलॉजी में जो ह्यूमन लाइफ है उसको 120 साल माना गया। 120 साल को प्लैनेट्स के हिसाब से डिवाइड किया गया, लेकिन ये अनइवन डिवाइड किया गया। किस तरह से अनइवन डिवीजन है ये, कि जैसे राहु की बात की आपने, राहु को जीवन के 18 साल राहु को दे दिए गए कि किसी भी इंसान की रैंडमली 18 साल के लिए जब एक फेज आएगा वो राहु की दशा कहलाएगी। वो कोई भी 18 साल हो सकते हैं। ये जब भी इंसान का बर्थ चार्ट बनता है ना तभी डिसाइड हो जाता है कि कब कौन सी दशा ने आना अच्छा, है। एक साथ होता है 18 साल या 5 लगातार 18 साल होता अच्छा, है, लगातार इसमें कोई 18 पावर साल प्ले का नहीं पीरियड। होता है, ये लगातार 18 साल ही आएगी दशा। उसमें इसके सब फेसेस आते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल इंपैक्ट 18 साल तक रहेगा राहु का। शनि का 19 साल तक रहेगा, शुक्र है उसका 20 साल तक रहेगा, क्या होता है जब ये दशा होती है? बुध का जो है ये 17 साल रहेगा और गुरु का 16 साल रहेगा। फिर थोड़े थोड़े टेन्योर वाले हैं, चंद्रमा का 10 साल रहेगा, सूरज का 6 साल रहेगा, मंगल के तो 7-7 साल रहेंगे। इनका सम टोटल करेंगे तो ये 120 साल बन जाएगा। अब डिपेंड करता है कि बर्थ चार्ट में जो 3 लेयर्स मैंने बताई थी ये प्लेनेट कहाँ पे हैं। जरूरी नहीं है कि राहु तकलीफ ही देंगे, जरूरी नहीं है शनि तकलीफ ही देंगे, और जरूरी नहीं है कि शुक्र हमेशा इंसान को बेटर ही करेंगे। अगर कोई प्लेनेट कहीं पे अनकंफर्टेबल होकर बैठा हुआ है, आप जब भी कंफ्यूज है रियल लाइफ को रेफर करिए, आपको समझ आ जाएगा। आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है, सपोज करिए आपको एक सफोकेटेड कैबिन में बिठा दिया जाए,
जहां पे देर इज नो एयर और हाथ में कॉपी पेंसिल पकड़ा दी जाए, आपकी क्रिएटिविटी कितनी चलेगी? नहीं चलेगी। आपको एक माहौल चाहिए अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। एट द सेम टाइम आपके एरिया में कोई राउडी एलिमेंट है, गुंडा है, उसके हाथ में गन दे दी जाए और उससे उम्मीद की जाए कि वो हमारा भला कर देगा, वो भी नहीं होगा। तो यहां पे यही कंसेप्ट आता है कि ये मत सोचिए राहु की दशा आ गई और नुकसान ही करेगी। मे बी राहु किसी ऐसे माहौल में बैठा हुआ है जहां पे आध्यात्म है, जहां पे राहु के अंधेरे को दूर करने वाली एनर्जी देख रही है राहु। अब ये राहु 18 साल के लिए क्या करेगा? अपने बेटर एट्रीब्यूट दिखाएगा। राहु क्या करता है? हर चीज अचानक। राहु क्या करता है? इज अ मैग्नीफायर। अब राहु 18 साल तक अचानक लाभ देता रहेगा। फिर आएगा जैसे शनि। शनि की दशा से घबराते हैं सारे, 19 साल के लिए दशा चलेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे भाई कार्मिक प्लेनेट है, अच्छे कर्म आप लेके आए हुए हैं तो ये 19 साल आपके गोल्डन होने वाले हैं। शनि की दशा आपके लिए बहुत अच्छा करवाएगी। हाँ, आप शनि के एट्रीब्यूट से उल्टा चलोगे। अब शनि कहां भला करेंगे? शनि का एट्रीब्यूट है पेशेंस से चलो, आराम से चलो, स्लोली किए बिना कुछ नहीं रिजल्ट आएगा। आप इंपल्सिव होके चलोगे, कल ही रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे, शनि बिगड़ जाएंगे। शनि कहते हैं अपने अंडर काम करने वाले जो लोग हैं उनसे स्नेह रखो, उनका फायदा मत उठाओ। आप अपने अंडर काम करने वाले लोगों को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे और फिर कहेंगे 19 साल की शनि की दशा आपका भला कर जाए, ये नहीं होगा। प्लैनेट्स के साथ अलाइन करना पड़ता है। सूरज की 6 साल की दशा है। सूरज सरकार भी होते हैं। आप सरकार से टैक्स चोरी करते रहो, बिजली की चोरी करते रहो, मैनिपुलेशन करते रहो, आपको सूरज की 6 साल की दशा आपके लिए आरामदायक बीत जाएगी? नहीं बीतेगी। चंद्रमा इमोशनल प्लैनेट है। चंद्रमा जो है ये मदर से कनेक्टेड है। चंद्रमा जो है इंसान के थिंकिंग पैटर्न है। आप लगातार पैनिक में रहो, आप लगातार इरिटेटेड ही रहो, आप 10 साल के लिए सोच लो कि चंद्रमा आपका अच्छा कर जाएंगे, नहीं करेंगे। सिर्फ बिहेवियर को सही कर लो, प्लैनेट खुद ही अलाइन हो जाएंगे। अच्छा, हाँ जी, इतना कनेक्शन है प्लैनेट्स और हम कैसे बहुत बिहेव ज्यादा है। करते हैं। समझने की जरूरत है ना। हमें लगता है कि उल्टा है। एस्ट्रोलॉजी की जो लेमैन अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि प्लैनेट किसी जगह बैठ गए हैं और जो प्लैनेट ने डिसाइड कर लिया वो मेरी लाइफ में होगा। अगर मेरा बृहस्पति या जुपिटर स्ट्रांग नहीं है हाँ, तो मेरी लाइफ में कुछ इंटेलेक्चुअल अच्छा होने ही नहीं वाला है। नहीं वाला है, जो लेकिन बहुत उल्टा गलत है। अवधारणा है। लेकिन बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल उल्टा है। उदाहरण देता हूं, फलानी चीज हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और उल्टा ये है कि मैं खुश रहना शुरू कर दूंगा तो फलानी चीज हो जाएगी। दोनों में से हमारे कंट्रोल में क्या है? खुश रहना। आप प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग बिहेव करना तो शुरू करिए। जुपिटर की दशा है। आप अब जुपिटर को लोग पूजा भक्ति से जोड़ के देखते हैं। मैं बार बार यही कहता आया हूं कि भाई ओवर भक्ति करोगे तो जुपिटर बिगड़ जाएंगे। आपके घर में हाउस हेल्प होगी, कोई ना कोई तो आपके घर में आपके असिस्टेंट या घर की हेल्प करने के लिए होंगे। आप सपोज करिए आप वो सुबह काम पे आए और आते ही वो सिर्फ आप ही का गुणगान करना शुरू हो गए, आपको धूप बत्ती करना शुरू हो गए, आपके आगे ढोल की छैने बजाने शुरू हो गए। आप इससे खुश होकर सैलरी दे दोगे उनको? नहीं। आप बोलोगे जो आपसे एक्सपेक्टेड है वो करो तो मैं खुश होंगी। प्लैनेट यही करते हैं। प्लैनेट रिश्वत नहीं लेते हैं। आप अपना मन मुताबिक पाठ पूजा करो, ओवर मत करो। इससे जुपिटर ही बिगड़ेंगे सबसे पहले, जो किस्मत कनेक्शन होता है। कर्म जो है ना, कर्म, क्यों शनि को कर्म फलदाता कहा गया है? शनि क्या करते हैं? वो तेल चढ़ाने से, नारियल चढ़ाने से खुश नहीं होंगे। शनि खुश होते हैं जब आप पेशेंस से लगातार जो एक्सपेक्टेड है वो करते चले जाते हो। फिर शनि देते हैं तेल चढ़ाना। तो एक अलाइनमेंट है कि वहां जाके ये ऑरा लेके आओगे तेल चढ़ाने के द्वारा, तो आपके अंदर एक फीलिंग आएगी कि मैं करूं पेशेंस से काम। आप तेल चढ़ा के आने के बाद भी अपने मन को चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे केवल तेल चढ़ाना जो है वो आधा सच है। आधा सच आपका बिहेवियर पैटर्न चेंज करना भी है। बेसिकली जो ये इस तरह के उपाय या प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें निवारण कहा जाता है, जैसे तेल चढ़ाना जिसमें से एक है, शनि के लिए, जैसे जो मुझे समझ में आ रहा है इस कॉन्वर्जेशन से वो ये है, ये जो उपाय वाली प्रैक्टिसेस हैं ये बेसिकली आपको उस तरफ लेके जा रही हैं कि आप पेशेंटली एक चीज इतने हफ्तों तक करो। डेफिनेटली उपाय बहुत स्ट्रॉन्ग चीज होती Consistency. है। हर प्लेनेट का एक एट्रीब्यूट होता है, उसको अपने हाथ से दान कर देना थ्रू रेमेडी। क्या होता है? उसकी एनर्जी को दूर कर रहे हैं उससे, खुद से। अगर किसी के शनि खराब हैं तो ही उसको शनि की चीजें दान करने चढ़ाने के लिए बोला जाता है, ताकि शनि का थोड़ा मैल इफेक्ट उससे दूर हो और वो अच्छे से सोच सके। लेकिन अगर वो सोचना शुरू ही नहीं करेगा तो ये उपाय टोटके बन के रह जाएंगे।
और टूट के असर नहीं करते हैं। वो होता है दिल के खुश रखने को ख्याल अच्छा है कि हम कर कुछ रहे हैं, बट उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। आपका रिजल्ट तब तक नहीं आएगा जब तक आपका कंसल्टेंट आपको आपके बिहेवियर पैटर्न की गलतियां नहीं बताएगा। आप एक दिक्कत में फंस गए, वो दिक्कत बाहर से आई हो सकती है, आपके गलत डिसीजन की वजह से हो सकती है, लेकिन ये कंसल्टेंट बताएगा कि गड़बड़ कहाँ पे हुई थी। ये एनर्जीज को दान कर दो, ये एनर्जीज को आप अपने धारण कर लो, लेकिन साथ में प्रैक्टिस के द्वारा ये चेंज लेके आओ। फर्क तभी आना है, नहीं तो फर्क आ ही नहीं सकता। अगर ऐसे फर्क आना शुरू हो तो मंदिर तो एस्ट्रोलॉजर्स के बन जाए, फिर तो वो डेस्टिनी चेंज करने वाला टूल बन गए। वही जो एक मिथ है ना, वो इस एपिसोड के थ्रू मैं ब्रेक करना चाह रही हूँ, क्योंकि हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जो इंटेलेक्चुअल हैं, जिनके फ्रेमवर्क में एस्ट्रोलॉजी फिट नहीं बैठता है। और मेरी यहाँ कोई कोशिश नहीं है कि आपके फ्रेमवर्क में मैं फिट बैठाऊं, बट एटलीस्ट यू शुड बी ओपन टू लिसन। एंड इफ यू आर नॉट ओपन टू न्यूअर आइडियाज, या जो आइडिया आपके लॉजिक के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो दैट टेल्स अ लॉट अबाउट योर माइंडसेट। और वो जो माइंडसेट है वो आपका सिर्फ इस पॉडकास्ट एपिसोड नहीं, बाकी लाइफ की चीजों को भी इफेक्ट कर रहा है। बाकी जगहों पे भी अगर आप नोटिस करेंगे तो यू आर अ पर्सन हु डज नॉट लिसन टू एनीथिंग जो उनके लॉजिक के बाहर जाती है। तो आप स्टक हो जाते हैं अपने रिलेशनशिप में, बिजनेस में, बाकी अलग अलग तरीकों में। तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट पीपल शुड टेक इट आउट, टेक आउट एज अ मैसेज फ्रॉम दिस थिंग। तो एस्ट्रोलॉजी से हमें अंधविश्वास की तरफ ना जाकर यहाँ पे आना है कि हाउ कैन आई बेटर अंडरस्टैंड माई लाइफ एंड आपने व्हाट एक इज वर्ड में गवर्निंग माई एक्सप्लेन लाइफ। कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन। करेक्ट। लेकिन अभी आपके सवाल का एक आधा हिस्सा बाकी है, 7.5 भैया। वो क्या होते हैं? हम जब पैदा हुए आकाश का नक्शा खींचा, जो प्लेनेट जहां पे थे वो कागज पे मार्क कर लिए, वो जन्म कुंडली कहलाई। लेकिन प्लेनेट तो चलते रहे, चलते चलते जब शनि, स्पेशली शनि, शनि क्यों? क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। चंद्रमा 2.5 रहते हैं। जो सूरज है 1 महीना रहते हैं एक राशि में। बृहस्पति, जुपिटर 1 साल रहते हैं। राहु या केतु 1.5 साल रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा देर एक राशि में शनि रहते हैं। तो कोई एक प्लेनेट जब एक राशि में इतनी देर रहेगा तो कुछ ना कुछ फायदा या नुकसान तो करवाएगा, बजाय उस प्लेनेट की जो 1 महीने बाद या 2.5 दिन बाद निकल गया। अच्छा, अगर जो शनि है वो एक राशि में आपने कहा 2.5 साल रहते 2.5 हैं, साल तो लगाएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों की वो राशि होगी, हाँ बहुत जी। सारे। तो तो हम 2.5 साल तक सेम इफेक्ट देता रहेगा। तो 2.5 साल जीवन का एक हिस्सा होता है। स्पेशली जब चंद्रमा, जहां पे बर्थ चार्ट में जिसको हमने राशि बोला, शनि उससे एक घर पहले, वो वाला घर एक घर बाद चलता है। 2.5 ये 3 फेज 7.5 साल कहलाते हैं। तो इसको स्लैंग में 7.5 बोल दिया गया। एक ऐसा फेज होता है जिसमें इंसान का बिहेवियर पैटर्न चेंज होता है, थॉट प्रोसेस चेंज होता है। कई लोग डरना शुरू हो जाते हैं, कई लोग कंफर्ट जोन से नहीं निकल पाते, कई लोग प्रोक्रास्टिनेटर बन जाते हैं, कई लोग चमत्कारों पे यकीन करना शुरू कर देते हैं 7.5 में, या कई लोग अपनी कैपेबिलिटी जितना सोच ही नहीं पाते हैं, वो टूल्स पे ज्यादा डिपेंड रहते हैं बजाय अपने इंटेलेक्ट के। ये होती है 7.5। 7.5 क्या करती है? इंसान का नेचुरल सेल्फ सामने नहीं आने देती। इंसान अपनी कैपेबिलिटी का 30% रह जाता है। दशा अलग चीज है, 7.5 अलग चीज है। 7.5 सबसे ज्यादा हिट करती है इंसान के थिंकिंग पैटर्न को, और दशा उसके इंसान के बिहेवियर को हिट करती है। 2 अलग अलग चीजें हैं। और 7.5 जो है, इसमें सबसे जरूरी हो जाता है, सबसे जरूरी, कि एक इंसान कैलोरी बर्निंग जरूर करे, एक्सरसाइज जरूर करें। यस। शनि जो है वो कैलोरी बर्निंग से इंसान के थॉट प्रोसेस खोलने में सहायता मिलती है। कैलोरी बर्निंग से कैलोरी बर्निंग जरूर करे, एक्सरसाइज, जिमिंग, सैर, कुछ भी। और 7.5 का दूसरा सबसे बड़ी रिलीफ कैसे मिलती है? ट्रांस में जाना, मेडिटेशन में जाना। क्योंकि थॉट प्रोसेस तो हैम्पर होता है इसमें। इंसान एक रूल बना ले, खाना खाना भूल जाए, 15-20 मिनट के लिए ट्रांस में जाना, मेडिटेशन करना ना भूले। अब देखिए, यही 7.5 चेंजिंग फेज बन जाएगा लाइफ का, ऑल टुगेदर डिफरेंट और बढ़िया रिजल्ट देगा। अब लाख कह लीजिए कैलकुलेशंस में शनि खराब आ रहे हैं, 7.5 फलानी है, ढिमकानी है, छोड़ दीजिए। ये 2 चीजें, कैलोरी बर्निंग और मेडिटेशन। और इसको मैंने हजार कुंडलियों पे अप्लाई करके देखा है, और कभी इसका 99% रिजल्ट नहीं आया है, 100% रिजल्ट आया है। लेकिन केवल उनका जिन्होंने इस बात को माना और किया। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ पीपल स्टिल रिलाई ऑन टोटकास। इस 7.5 में हमने तो लेबर को खाना खिला दिया, हमने तो तेल चढ़ा दिया। अरे ग्रह रिश्वत नहीं लेते भाई, वो एक छोटा सा पार्ट था, वो सिर्फ एक चाबी भर थी।
चाबी लगा के दरवाजा नहीं खोलोगे क्या? चाबी लगा के आपने सोच लिया सब कुछ हो गया, नहीं होगा। उसके बाद दरवाजा खोलना, अंदर जाना है, सेटल होना है, सारे प्रोसेस वो हैं। तेल चढ़ाना, ये जो रेमेडीज हैं सतही रेमेडीज हैं। 7:30 में हनुमान चालीसा पढ़ने को क्यों बोला जाता है? वो इसलिए बोला जाता है कि 7:30 में इंसान स्लो हो जाता है। 7:30 में इंसान एक पर्टिकुलर स्पीड या एक बैंड विड्थ से ज्यादा सोच या कर नहीं पाता है। और हनुमान जी के देवता हैं इंसान के अंदर जोश भरने वाले। इसीलिए कहा जाता है शनि की दिक्कत है तो हनुमान जी के चरण पकड़ो। हनुमान जी के, ये देखिए माइथोलॉजी कितनी ब्यूटीफुल है, कथाओं के माध्यम से हमें चीजें दे दी गई। क्योंकि हनुमान चालीसा का रूप क्या है? हनुमान चालीसा का रूप है अपनी खोई ताकतों को याद करना हनुमान जी के द्वारा, कि हम इतने कैपेबल हैं। इसीलिए कहा जाता है 7:30 है, हनुमान जी के चरण पकड़ो, क्योंकि हनुमान जी वो करते हैं जो और कोई नहीं कर सकता। 7:30 में जोश लेके आना, मोटिवेशन लेके आना तो चैलेंज होता है। आप नहीं हनुमान चालीसा पढ़ सकते तो किसी और तरीके से जोश ले आइए मन में, 7:30 का रिजल्ट आपकी फेवर में जाएगा। योगेश जी, अभी तक हमने बात की कि प्लैनेट्स की जो पोजीशंस है वो किस तरीके से इम्पैक्ट करती है। आपने ये भी बताया कि ह्यूमन लाइफ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 120 इयर्स है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम मिला है। जैसे शनि की हमने पर्टिकुलरली बात की, 19 साल तक उनका जो है एक तरह से हमारे ऊपर प्रभाव रहता है। राइट, अभी 19 साल बहुत बड़ा पीरियड है। अगर किसी की लाइफ की प्राइम जो इयर्स है, मानिए 25 से लेके 45 50 तक, राइट, उसमें अगर शनि आप पे हावी हो जाए, इस टाइम फ्रेम में आपको अपना करियर भी देखना है, पैसे भी जोड़ने हैं, घर भी बनाना है, फैमिली प्लानिंग करनी है, पार्टनर ढूंढना है, बहुत सारे लाइफ के गोल्स हैं जो ये पीरियड आपका तय करेगा कि आप लाइफ में क्या कर पा रहे हो। और इस टाइम पे अगर आपका शनि हावी हो गया तो कैसे आप अपनी लाइफ को बेटर क्रिएट कर सकते हो? बिकॉज इफ एन एनर्जी इज इन्फ्लुएंसिंग योर एक्शंस एंड आपके काम में एक तरह से थोड़ी दखलंदाजी हो सकती है, देन हाउ कैन यू काइंड ऑफ टेक करेक्टिव मेजर्स? यहीं पे एस्ट्रोलॉजी का रोल आता है। एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है 25 to 55 एक 30 साल का फेज होता है जो प्राइम फेज होता है। 25 से पहले का जीवन सीखने में बीत जाता है, फिर चाहे वो एजुकेशन हो या एजुकेशन के बाद आके किसी वर्क प्लेस पे अपनी आइडेंटिटी बनाना हो। इसमें करते कराते 25 साल की उम्र आ ही जाती है। और 55 के बाद एनर्जी लेवल वो नहीं बचता है कि जिसमें इंसान कुछ बहुत ही ज्यादा लाउड होके कुछ बहुत बड़ा नया शुरू कर सके। तो कुछ भी शुरू करना, कंटिन्यू करना, ग्रो करना, रिकवर करना, काम के सिलसिले में, ठीक है, शादी के सिलसिले में शादी करना, फैमिली को एक्सपैंड करना, या फिर आगे प्रॉपर्टी या वेल्थ क्रिएट करना, सारा कुछ ज्यादातर 25 से 55 के बीच में रहता है। अब जब हम कोई भी कुंडली देखते हैं उसमें हम सबसे पहले तो देखते हैं कि प्लैनेट्स अच्छे हैं बुरे हैं, और फिर देखते हैं 25 से 55 के बीच में कौन से प्लैनेट आ रहे हैं। शनि आ रहे हैं, राहु आ रहे हैं, केतु आ रहे हैं, खराब हैं, अच्छे हैं, क्योंकि उससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि इस इंसान को जीवन में कौन कौन सा म्यूजिक सुनने वाला है। उसी के बाद क्योंकि हमें दिख रहा होता है कि इसकी लाइफ में ये चैलेंजेस हैं, लेकिन नहीं, हम तो सोल्यूशन मेकर हैं, डराने वाले थोड़े हैं। हम क्या करते हैं, उस इंसान को कंसल्ट करके उसको अलाइन करते हैं उस खराब प्लेनेट के अनुसार। सपोज करिए कि किसी का इस फेज में 18 साल के लिए राहु आएगा। अब वो इस फेज में क्या करेगा, अचानक पैसे की तरफ जाएगा, इजी मनी की तरफ, और फिर अपना काम खराब करेगा। कई लोग शेयर्स में पैसे फंसा बैठेंगे, कई लोग जुए के आदी बन जाएंगे, कुछ लोग 2 नंबर की एक्टिविटीज में कुछ इन्वॉल्व हो जाएंगे। जिनका केतु इस फेज में आ जाएगा, चाहे 7 साल के लिए आता है, वो अजीब से डिटैच से हो जाएंगे, बड़े ही अनवाइज से डिसीजन लेने शुरू कर देंगे, और उसी खराब डिसीजंस की वजह से डिजास्टर आ जाएगा उनकी लाइफ में। शनि आ जाएंगे, कल पक्का करके काम टालते जाएंगे, उम्र में साल जोड़ते जाएंगे, लेकिन काम में कोई वैल्यू नहीं जुड़ेगी। और इवेंचुअली क्या होता है, उम्र बढ़ती जाए, काम में वैल्यू ना बढ़े तो इंसान का ब्रांड डाउन जाता है, एम्प्लॉयर उसको नौकरी पे नहीं रखते हैं, व्यापार में कस्टमर साथ नहीं देते हैं, उसका ब्रांड धूमिल होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे तो सारे प्लैनेट्स की बात हो सकती है, लेकिन बेसिकली क्या है कि जिस भी प्लैनेट का इस फेज में दशा आएगी ना, सबसे पहले तो ये देखना है कि अगर वो प्लैनेट खराब है तो उसकी डोनेशंस। दूसरे, अब उसकी नब्ज को समझ के उस इंसान को ये कहा जाता है कि इसके अकॉर्डिंग बिहेव करे। सरल भाषा में मैं बोलूं, सपोज करिए किसी के शनि अब 4th हाउस में है, ठीक है, और उसमें राशि है
आप मिथुन राशि लगा के चलिए। अब ये सुनने वालों को थोड़ा टेक्निकल लगेगा, आपको भी टेक्निकल लगेगा, क्योंकि अभी तक 3 लेयर्स का एक आइडिया ही है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है। लेकिन वो जो शनि की दशा है, उस इंसान के थॉट प्रोसेस को पैरालाइज करेगी। अब ये जो शनि की दशा है, उस इंसान के सोशल रिलेशंस को पैरालाइज करेगी। अब क्या होगा, खराब बनते बिगड़ते संबंधों की वजह से या अपनी प्रॉपर्टीज की वजह से वो इंसान जीवन में इन शनि के 19 सालों में पेन में आएगा। हमें उसको आगाह करना है कि अपने थॉट प्रोसेस को लेट गो वाला रखे, किसी भी से झगड़े में मत पड़े, नेटवर्किंग बना के रखे, संबंधों को ना बिगाड़े, और साथ ही साथ डोमेस्टिक मैटर्स में अपने घर में लड़ाई ना करे, अड़ियल मत बने, और शनि की डोनेशंस करता रहे। कब 19 साल आए, कब बीत गए, उसको पता भी नहीं चलेगा, और जीवन में जो वैल्यू ऐड होगी वो अलग से होगी। ट्रेड सीक्रेट है, मैं आपको बता रहा हूं, और ये करेंगे तो सच में फर्क भी आएगा, क्योंकि अगर इसी को अप्लाई करना शुरू हो जाएंगे, आधे कष्ट तो दुनिया के वैसे खत्म हो जाएंगे। तो एक डॉक्टर या एक एस्ट्रोलॉजर सबसे ज्यादा खुश कब होता है, जब उसके क्लाइंट या पेशेंट को फर्क आता है। तो चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से आए, चाहे सीधी कंसल्टेशन के माध्यम से आए, फर्क चाहिए हर एक की लाइफ में। यू नो, आपके इस आंसर में मैं जो समझ पा रही हूँ, जो एक्शनेबल मेरे लिए या जो इसे सुन रहा है उसके लिए है कि आपको अपनी नेटवर्किंग, जैसे आपने बोला, रिलेशनशिप्स को खराब ना करें, अपने अड़ियल ना बने, स्टक होके ना रहें, अपने काम को करते रहें उस कंसिस्टेंसी के साथ। तो ये सारी चीजें मैं अगर नॉर्मली भी अप्लाई करूं, तो चाहे मेरा वो मुझे पता है कि मेरा शनि है या नहीं है, तो भी मेरी लाइफ में ग्रोथ नहीं, होगी देखिए, ही। नहीं नहीं, ये चीजें कई बार सिलेक्टिवली सच होती है, लेकिन कई कई किस्सों में नहीं होती। आप सपोज करिए बहुत इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे हो, और वहां पे आप अपने सोशल रिलेशन इतने बढ़ाते जाओ कि लोग आपका फायदा उठाना शुरू हो जाएंगे, तब आपको आइसोलेटेड रहना है। मे बी तब आपका सूरज बलवान हो और उसकी वजह से आपकी अथॉरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तब आपको थोड़ा सा कटे कटे रहना है, क्योंकि तब आपके मिसयूज होने का खतरा बढ़ जाएगा। या आपका फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो आपके लेट गो का लाभ उठा के बहुत सारी चीजों में मैनिपुलेट करना चाहता है, तब आपको वहां पे भी सतर्क रहना है। तो ऐसा ये फ्लैट रूल कहीं पे नहीं है, लेकिन जब ये चीज पेन दे रही है, यही कंसल्टेंट रीड करेगा और बताएगा। योगेश, नाउ आई वांट टू टेक दिस कॉन्वर्जेशन टू पेन एरियाज। लोगों की लाइफ में जो पेन एरियाज होते हैं, सबसे बड़ा होता है फाइनेंसेस। अगर किसी की लाइफ में बहुत फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, बहुत लॉसेस में जा रहा है, तो एस्ट्रोलॉजी वहां पे क्या गाइडेंस दे सकती है? देखिए, फाइनेंसिस की बात करें तो ये मेरे हिसाब से तो ये जीवन के सबसे बहुत बड़े इश्यूज में से एक है। फाइनेंस अच्छे हैं तो संबंध ज्यादातर अच्छे रहेंगे, ज्यादातर, हमेशा नहीं। फाइनेंस अच्छे हैं तो इंसान के जीवन से कई और टेंशन दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। एक पैसा धन की समस्या होने से बीसियों दिक्कतें बाय 1 गेट 20 फ्री के रूप में जीवन में साथ में आ जाती हैं। कहते हैं ना, रोना ही है ना, तो मर्सिडीज में बैठ के रोना जो है साइकिल पे रोने से अच्छा है। तो ये पैसे की एक बहुत बड़ी आयरनी है। तो पैसे की दिक्कत जिसकी भी लाइफ में आती है ना, एक पक्की चीज याद रखनी है कि उनकी टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, ये 3 राशियां उन्होंने जाने अनजाने में खराब कर दी हैं। वो चाहे घर के वास्तु के थ्रू खराब कर दी हूं, चाहे बर्थ चार्ट में रोंग डोनेशंस या रोंग रेमेडीज की वजह से खराब कर दी हूं, चाहे गलत जीवन साथी मिलने की वजह से वो खराब हो गई हूं, चाहे वो उनके रॉन्ग स्टाइल ऑफ वर्किंग की वजह से खराब हो गई हूं। अभी प्लैनेट्स की बात नहीं कर रहा हूं। जब भी जीवन में वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ये 3 राशि इंबैलेंस होंगी, धन की राशियां हैं। अब धन की दिक्कतें आएंगी, ये अनस्टॉपेबल हो जाएंगी। आप लाख दिए जला लो, लाख पूजा कर लो, लाख यात्राएं कर लो, अब ये ठीक नहीं होने वाली है जब तक कि इन 3 राशियों का त्रिकोण जीवन में बैलेंस नहीं होता है। और कैसे होगा ये बैलेंस? ये डिपेंड करता है, हर चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कितने सारे फैक्टर आपको बताए। यही चीज घर के अंदर जो इंटीरियर होता है उसमें भी एग्जिस्ट करता है, हमारे द्वारा, रहने वालों के द्वारा। यही चीज जो है ये इंसान के कर्माज में दिखती है। कर्माज में दिखती है, मैं अभी एक्सप्लेन आपको कर देता हूं। वृष राशि जो है ये इंसान के जीवन में किस चीज को इंडिकेट करती है? उसके बोलने के तरीके को, उसकी ईटिंग हैबिट्स को, जैसा मैंने सेकंड हाउस के बारे में बताया था। अब कोई इंसान खाने के नाम पे कुछ भी उल्टा सुल्टा हमेशा खाता रहता है, ठीक है, जिसको हम तामसिक भोजन कहते हैं, या वो इंसान हमेशा गाली गलौज से बात करता है, या
वो इंसान चुगली निंदा बहुत करता है, बैक बाइटिंग बहुत करता है। उससे जब भी मिलो उसके पास कोई ना कोई गॉसिप तैयार होता है। उसको नहीं पता वो अपने धन की शक्ति को कमजोर कर रहा है। ये उसकी स्ट्रगल्स का कारण है। कन्या, हर बात पे वो अपने हॉर्न लॉक करता है, हर बात पे वो लड़ने की तरफ आता है, हर बात पे वो आर्गुमेंट की तरफ आता है। कहते हैं ना, यू कैन विन एन आर्गुमेंट बट यू कैन लूज अ रिलेशन। यानी बहुत ज्यादा हर बात पे वो चीजों में अटकने की कला, या बिना सोचे समझे कर्जा लेते रहना। इसका मतलब वर्गो राशि एक्टिवेटेड है। कई लोग हैं टेंशन बर्दाश्त नहीं कर पाते, कर्जा ले लेते हैं। सामने वाले को एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरे से बड़े रेट पे अगला कर्जा ले लेते हैं। उनकी कन्या राशि डिस्टर्ब्ड है। ये एट्रीब्यूट कन्या राशि को और डिस्टर्ब कर रहा है। या ओवर कैलकुलेटिव हो जाना, ओवर कैलकुलेशन में 4 पैसे बचाने के लिए कीमती समय नष्ट करना कि फलानी मंडी से ये वाली गाजर मूली जो है 2 रुपए सस्ती मिलती है, इसलिए मैं 1.5 घंटा ज्यादा लगा के वहां पे लेके आऊंगा। ये कन्या राशि को डिस्टर्ब करने वाली चीजें हैं। समय की वैल्यू ना करना। और फिर आती है मकर राशि। मकर राशि डिस्टर्ब होती है, आपसे जो भी एक्सपेक्टेड है वो नहीं करे। आप नौकरी में हैं, बॉस ने काम दे दिया, दिखाने के लिए आपने किया, पॉलिटिकली करेक्ट आप हो गए, लेकिन असल में ग्रेविटी नहीं आई काम में। आपकी मकर राशि खराब होगी, धन की दिक्कतें आएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो कहीं और से आ जाएंगी, आएंगी। आप अपने व्यापार में हैं, प्लान बहुत कुछ करते हैं, करते हो नहीं। सारा दिन कब निकल गया, आपको लिखने के लिए बोला आज क्या किया खुद के लिए, या जितने पैसे आप उम्मीद कर रहे हो जीवन में आने चाहिए, क्या उतना काम आपने किया? जवाब है नहीं। मकर राशि खराब हो रही है आपकी। अब धन नहीं आएगा, धन नहीं आएगा। ये लंबे समय तक आपने अपने जीवन में धन के अवरोध पैदा कर दिए। तो इस तरह से अब इन्हीं चीजों को आगे लेके जाएंगे तो घर के वास्तु में भी यही चीजें अप्लाई होंगी। इन्हीं चीजों को आगे लेके जाएंगे तो अपने परिवार में कलेश का वातावरण रखना, टॉरस को खराब करना, अपने अड़ोस पड़ोस में या अपने संगी साथियों से हमेशा झगड़ा करना, आपकी कन्या राशि को खराब करना, वर्क प्लेस पे झगड़ना, आपकी मकर राशि को खराब करना। मुझे तो ऐसा लग रहा है एस्ट्रोलॉजी पे पूरी एक क्लास हो गई है पॉडकास्ट। इतना इन डेप्थ हम बात कर रहे हैं, इतनी इन डेप्थ एनालिसिस आप करके बता रहे हो। एक तरह से जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए फ्री कंसल्टेशन हो गया है ये। आई होप कि इससे किसी को फायदा हो जाए। आई रियली होप, क्योंकि जिस तरह के मैसेजेस जो बीच बीच में निकल के आ रहे हैं वो इतने एक्शनेबल है ना, वो किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। आपको सफर करने की जरूरत नहीं है, आपको हताश होने की, होपलेस होने की भी जरूरत नहीं है। दीज आर सम वेरी सिंपल बेसिक थिंग्स दैट यू कैन करेक्ट इन योर लाइफ। और अगर नहीं हो रहा है, यू वांट एन इन डेप्थ एनालिसिस, तो उसके भी बहुत तरीके हैं, बट एटलीस्ट वी आर एड्रेसिंग द रूट ऑफ द प्रॉब्लम कि कहाँ से शुरुआत हो रही है, वहां पे जा रहे हैं। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कॉन्वर्जेशंस जो मैंने आज तक की है ऑन एस्ट्रोलॉजी। बहुत सारे मैं यहाँ पॉडकास्ट पे बैठी हूँ एज अ होस्ट, क्वेश्चंस बहुत सारे पूछ रही हूँ आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं जो लॉजिकल माइंड है ना, वो नॉन बिलीविंग की तरफ जाता है, बिकॉज जो बिलीफ होता है, जो फेथ होता है ना, उसको जड़ लेने में टाइम लगता है। और हम सभी ना आजकल कितना भी आउटवर्डली कुछ भी बोले, बट अंदर से समय देना, ग्रेविटी लाना सबके बस की बात नहीं है। मैं खुद भी बहुत कोशिश करती हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझसे भी चूक होती है। तो वहां पे जो इस तरह की जो आपसे मैसेजिंग मिल रही है, जो सटल मैसेजेस आप दे रहे हो, आंसर्स आप दे रहे हो, सोल्यूशंस आप दे रहे हो, विच आर नॉट रेमेडीज कि गाय को खिलाओ ये या कोयले का ये करो, वो सब नहीं, बट एक्चुअल फैक्चुअल रेमेडीज जो आप दे रहे हो, दे आर रियली इंसाइटफुल एंड आई रियली होप दैट मैसेज इज गेटिंग अक्रॉस। अच्छा, दूसरा पेन एरिया जो लाइफ में आता है, दैट इज रिलेशनशिप्स। एंड व्हेन आई एम सेइंग रिलेशनशिप, लेट्स टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप जो कि है स्पाउस। क्योंकि हमारी लाइफ में एक ही वो रिलेशनशिप है जो हम खुद से चुनते हैं और जो हमारी लाइफ में बहुत एक्टिव रोल निभाता है। ऑफ कोर्स देयर आर फ्रेंड्स एटसेट्रा, बट हम किस फैमिली में पैदा हुए, कौन सिबलिंग्स हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो स्पाउस सिलेक्शन है, इसीलिए वहां पे एस्ट्रोलॉजी या बर्थ चार्ट का भी बहुत रेफरेंस आता है कि कंपैटिबल होने चाहिए, मिला के करने चाहिए। तो क्या एस्ट्रोलॉजी जेन्युइनली दो एकदम कंपैटिबल चार्ट्स को अगर मिलाती है तो क्या उनका रिश्ता अच्छा चलता है? और अगर दो लोगों ने बिना चार्ट मिलाए शादी कर ली, तो एस्ट्रोलॉजी वहां पे कैसे हेल्प कर सकती है? दोनों तरह से हेल्प कर सकती है। सबसे पहली बात तो है कि एक बड़ी प्रेवलेंट प्रैक्टिस है कि ऐप पे जाके 36 में से कुछ गुण मिलाना, और गुण अगर 18 से ज्यादा मिले हैं तो शादी कर लो। अरे बड़े खुश होते हैं, मेरे तो 26 गुण मिल गए, वाह वाह। और बाद में यही लोग जो हैं एक दूसरे के बाल पकड़े हुए नजर आते हैं। करेक्ट, ठीक है, जबकि ये कहीं पे है ही नहीं। ये टोटल मैच मेकिंग का 5-10% से ज्यादा है ही नहीं। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में मैच मेकिंग एक बड़ा इन डेप्थ प्रोसेस है। उसमें प्लैनेट्स को मैच करके तत्व मैचिंग किए जाते हैं। हमें पता है पंच तत्व से दुनिया बनी है, अग्नि, पृथ्वी, जलवायु, आकाश। यही तत्व हमारी पर्सनैलिटी में दिखते हैं।
आपको क्विकली मैं 5 तत्वों के बारे में बताऊंगा और फिर आपको पता चल जाएगा कंपैटिबिलिटी कैसे होती है। जिनका भी अग्नि तत्व होता है, कम बात करते हैं, केवल सॉल्यूशन देते हैं, वो टू द पॉइंट बात करते हैं, लंबी बातें होती ही नहीं है उनसे। उनसे आप कभी भी लंबी बातें करना शुरू करोगे, वो बोलेंगे प्रिसाइजली बताओ बॉटम लाइन क्या है। छोटी बात करके लेकिन सॉल्यूशन जरूर देंगे वो। जितने भी बड़े ऑफिसर्स हैं, जितने भी हाई एंड पॉलिटिशियंस हैं, वो उन्होंने खुद को ट्रेन किया होता है छोटी बात सुनने, छोटी बात करने के लिए। कम बात में, अपने कम शब्दों में बात को समझाना एक कला है, ये अग्नि तत्व होता है। गुस्से वाले तो होते हैं, छोटी बात करने वाले होते हैं। लेकिन वही जो जल तत्व है, लंबी लंबी बातें, इमोशनल बातें, हर बात दिल पे ले लेना। और स्पेशली जो ये जल तत्व वाले हैं ना, छोटी बात से मानेंगे ही नहीं। इनको हर बात में इन लेंथ पूरी डिटेलिंग चाहिए। और तभी कहते हैं आग पानी का मेल नहीं होता। पृथ्वी तत्व, स्लोली बोलना। कई बार इतना लो हो जाना कि सामने वाला बोलेगा कि मैं कान आगे करूं या आप थोड़ा ऊंचा बोलोगे, या बोलने का टेम्पो कई बार इतना स्लो हो जाता है कि उसकी वजह से भी लोगों को बात जो है वो रिलेट करने में दिक्कत रहती है। उनका एक्सप्रेशन इस तरह का होता है। या एक्सप्रेशनलेस फेलोस, कि जिनका कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, हर बात को बहुत ही रैशनल तरीके से लेना, पृथ्वी तत्व। फिर वायु तत्व है, क्यूरोसिटी, लेकिन वन साइडेड। अपनी नहीं बताएंगे, सामने वाली की हर चीज पूछेंगे। पैसे कितने हैं, ये कहां से आए, अब क्या कर रहे हो, कहां जाओगे, अपनी बात पूछेंगे, पता नहीं। ये वायु तत्व। अब आप रिलेट कर पा रहे होगे कि आपके आसपास वाले ऐसे लोग, ऐसे तत्वों वाले हैं, मिक्स भी होते हैं। और फिर एक आकाश तत्व है। आकाश को क्या बोलते हैं, स्पेस। स्पेस देना सामने वाले को। कई लोग हैं बिल्कुल स्पेस ही नहीं देते हैं, ओवर पोजेसिव हो जाते हैं। कहते हैं ना कि हम किसी को हग करते हैं, हम तो अपना स्नेह दिखा रहे हैं, लेकिन सामने वाले का दम भी तो घुट सकता है। तो हर किसी को उसका स्पेस देना। कई रिलेशन में कहते हैं मुझे स्पेस ही नहीं मिल रहा है। ये होता है आकाश तत्व की कमी। तत्वों को मिलाना, ये कपल इश्यूज को अवॉइड करता है। जितने कपल इश्यूज हैं आप देखिए, ये तत्वों के मिसमैच से आते हैं। जल तत्व का अग्नि से शादी हो जाए, वायु तत्व वाले की पृथ्वी से शादी हो अच्छा, जाए। अब शादी हो गई तो अब क्या करें? अब शादी हो गई तो तत्वों के माध्यम से, जिसका जो तत्व बैलेंस्ड है या इम्बैलेंस्ड है, उनको ट्रीट करवाना है। किसी के कमरे में किसी सिंबल के थ्रू इंस्टॉल करवाना है, किसी से वो चीज जो ओवर है वो डोनेट करवानी है, और इससे बैलेंस हो जाते हैं। अलॉन्ग विद द गाइडेंस हाउ टू चेंज योर बिहेवियर, जो हमेशा होनी चाहिए। तो मतलब हर समस्या का समाधान है? डेफिनेटली है, 100% है। हमें बस उस चीज को रीड करना है। लेकिन यहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर उस समय पे एक कपल कंसल्टेंट भी बन जाता है। उन दोनों को सुनेगा, देखेगा इनका बिहेवियर इनके बर्थ चार्ट से मैच भी कर रहा है कि नहीं। अगर मैच नहीं कर रहा है तो फिर उनसे ये प्रॉब्लम भी होगी कि डेट ऑफ बर्थ में कंफर्म हो। ज्यादातर केसेस में होता है नहीं, अंदाजन है। फिर डेट ऑफ बर्थ उनसे सवाल पूछ पूछ के करेक्ट की जाती है। फिर जो रिजल्ट निकलता है कि हाँ, अब ये तत्व इनके मिक्स हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, जो ये दिख रहे हैं, जैसा ये बोल रहे हैं वैसा ही बर्थ चार्ट में दिख रहा है। तो अब ये है इनकी समस्या की जड़। जड़ को पकड़ेंगे तो चीजें सही होनी ही है। मेरे पास बहुत सारे सवाल थे दिमाग में कि कंपैटिबिलिटी को कैसे क्रिएट करें, रिलेशनशिप में कनेक्शन को कैसे स्ट्रेंथन करें यूजिंग एस्ट्रोलॉजी, कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे सॉल्व करें यूजिंग एस्ट्रोलॉजी। लेकिन जिस तरह से आपने पांचों तत्वों को एक्सप्लेन किया है, उनकी पावर को एक्सप्लेन किया है, तो बहुत मुझे खुद से समझ में आ रहा है कि व्हाट इज द आंसर टू दीज क्वेश्चन। तो आई थिंक इन क्वेश्चंस की जरूरत भी मुझे अब महसूस नहीं हो रही है। तो आई वांट टू नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू अनदर पेन एरिया जो बहुत सारे लोगों का होता है, दैट इज करियर। ना एस्ट्रोलॉजी के जो इंटरप्रिटेशन है, उससे मुझे एक अपने लिए बेटर करियर ऑप्शन चूज करने में कैसे सहायता हो सकती है? हाउ डू आई नो अबाउट माय पोटेंशियल एंड पर्पस यूजिंग द एस्ट्रोलॉजी इंटरप्रिटेशन? देखिए, इसके जवाब में मैं बहुत टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो फिर एक ओवर डोज हो जाएगी। लेकिन इतना मैं पक्का कहूंगा, एस्ट्रोलॉजी से बेहतर करियर गाइड कोई हो ही नहीं सकता है। जैसा मैंने बताया कि हाउसेस का एट्रीब्यूट क्या होता है, कि एक हाउस है जो आपके कर्म को डिनोट करता है, एक हाउस है आपकी इनकम को डिनोट करता है, और एक हाउस है आपके पैसे को डिनोट करता है, एक हाउस आपकी कम्युनिकेशन को डिनोट करता है। अब किसी के कर्म वाले घर से कम्युनिकेशन वाले घर का संबंध हो तो उसको बोलेंगे कम्युनिकेशन में करियर बनाओ। किसी का
पैसे वाले घर से कर्म वाले घर का कनेक्शन बन रहा हो, उसको कहेंगे मनी या फाइनेंशियल सर्विसेज में चले जाओ। किसी का कर्म वाला घर शनि से जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे शनि के काम, जैसे कि माइनिंग का काम, बिल्डिंग मटेरियल का काम, सिविल इंजीनियरिंग करो। बुध से जुड़ा हुआ है तो मैथमेटिशियन या एनालिटिकल कैपेबिलिटीज वाला बंदा है। गुरु से जुड़ा हुआ है तो बोलेंगे टीचिंग बिजनेस में जाओ। शुक्र से जुड़ा हुआ है तो उसको ये कह देंगे कि वेडिंग इंडस्ट्री के जितने भी काम है, चीजों को संवारने की जितनी भी कला है, सारी शुक्र के अंडर आती है। राहु है तो शेयर बाजार से जोड़ेंगे, या मंगल है तो उसको हम जोड़ेंगे किसी न किसी तरह से स्पोर्ट्स एक्टिविटी से। केतु है तो डिटैच प्लेनेट है तो उसको बोलेंगे कि भाई कोई स्पिरिचुअल ओरेटर बन जाओ। तो इस तरह से करियर, हजारों हजार करियर है, और एक एक प्लेनेट जो है वो भी सैकड़ों हजारों एट्रीब्यूट्स को शो करता है। लेकिन मैंने क्रक्स दिया कि किस तरह से एस्ट्रोलॉजी से करियर डिसाइड हो सकता है। आपने बीच में एक वर्ड यूज किया था कर्मा। तो एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स जो हैं वो हमारे कार्मिक पैटर्न्स को कैसे देखते हैं, और एंसेस्ट्रल्स पैटर्न जो है, जो हमारे पूर्वजों से पैटर्न्स आ रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं, और उसकी समझ से हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर लाइफ टुडे? जी बिल्कुल, इसी को प्रारब्ध, पेंडिंग कर्मास, कार्मिक कनेक्शन बोला जाता है। और यही एक ही सारे दिखने वाले कितने ही बर्थ चार्ट को एक से दूसरे से डिफरेंशिएट करता है। आपने कभी नोट किया होगा कि एक ही लैटिट्यूड पे हजारों लोग पैदा हुए, सभी का फेट डिफरेंट है, सभी के चैलेंजेस डिफरेंट हैं। अच्छा, मैंने ये भी नोटिस किया है कि दो लोगों के अगर साथ में शनि चल रहा है, हाँ। 19 साल का, कोई तो बहुत सक्सेसफुल हो रहा है और डेफिनेटली कोई उस लेथार्जिक एनर्जी में उसमें तो नीचे एक जा रहा हो है। सकता है ना कि दोनों की जन्म कुंडलियां अलग हैं, शनि का एट्रीब्यूट ही अलग है, लेकिन एक ही जैसी कई जन्म कुंडलियों में भी किस्मत का पैटर्न अलग अलग होता है। वो किस वजह से होता है कि बच्चा उस घर में पैदा होता है जिस पेरेंट्स के साथ उसके कर्माज ने टैली करना होता है। एक आत्मा वो घर को चूज ही तब करती है, इसलिए एक बच्चा जिस घर में पैदा हुआ और उसका जो प्रारब्ध बनेगा वो उसका नहीं, दैट विल बी एन एवरेज ऑफ हिज एंड हिज पेरेंट्स बर्थ चार्ट। तो एक इंसान जीवन में जो भी भोगता है, अच्छा या बुरा, वो उसका अपना और उसके माता पिता का एक मीन कर्व होता है। तो अगर चीजों की तह तक जाना है तो फिर ये तीन कुंडलियां तो एक साथ देखनी पड़ेंगी। माता पिता है, उसके माता बियॉन्ड भी पिता जाना नहीं, पड़ेगा। बस माता पिता, माता पिता और बच्चा, ये एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा जो ऐसे ऐसे राज रिवील करेगा जो एक बर्थ चार्ट से तो नहीं ही निकल सकते। तो ये प्रारब्ध को भी बताता है, ये बताता है कि वो पेंडिंग कर्मास कौन से लेके आया है, इस आत्मा ने यही घर क्यों चूज किया। आप देखिए, एक ही समय पे पैदा हुए कई बच्चों में कुछ बच्चे जो हैं वो थोड़े से फिजिकली चैलेंज निकल आते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे जो हैं वो बोलने में थोड़ा सा स्टैम्पलिंग करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों की आईसाइट वीक हो जाती है। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं हेल्थ वाइज अच्छे रहते हैं, लेकिन किस्मत वाइज थोड़े बुरे हो जाते हैं। ये एक ही बर्थ चार्ट में पैटर्न मैंने रिसर्च में देखे हुए हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि पेरेंट्स के साथ किस बिंदु पे कौन सा चार्ट कटा, वाओ। ये वो चीज बताती है कि इस बच्चे की जो कार्मिक डेस्टिनी है या जर्नी है, ये किस तरह की रहने वाली है। वाओ। मेरा उस ना केस ऐसे में पेरेंट्स से कुछ डोनेशंस करवाना या कुछ चीजें करवाना जो है वो बच्चे के लिए फायदेमंद रह मुझे सकता ना है। ऐसे माइंड ब्लोइंग तरीके का एक्सपीरियंस हो रहा है। आई टेल यू व्हाई। बिकॉज जैसे आप कह रहे हो पेरेंट्स और बच्चे की कुंडली में भी इतना कनेक्शन हो सकता है, तो ये भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि आपका चाइल्ड प्लानिंग करो तो रिजल्ट्स या आपके बच्चे का लाइफ। देखिए, ये एक इस तरह का प्रारब्ध है जो कभी भी कस्टमाइज बहुत ही रेयर होता है। वो भी तब होगा अगर कुदरत का पैटर्न होगा तो, नहीं तो लोग तो सिजेरियन बच्चे की तारीख निकलवा के, समय निकलवा के जाते हैं, पेन्स 2 दिन पहले होनी शुरू हो जाती है, उस समय पे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलता है। कोई ऐसी दिक्कत हो जाती है, जब किसी जीव ने आना है तभी आना है। तो अभी कुदरत से बलवान तो इंसान नहीं हुआ है, तो इतना टेलर मेड या कस्टमाइज्ड अभी जो फैमिली प्लानिंग है वो प्रैक्टिकली संभव है नहीं। मेरे माइंड में ऐसे क्यूरियोसिटी आ रही थी, मुझे पूछते हुए भी लग रहा था कि पता नहीं क्या इसका नहीं है। but इंसान just जितना मर्जी curiosity। चतुर हो ले, डेस्टिनी के आगे चतुर नहीं है। डेस्टिनी ने चाहा तो इंसान प्लानिंग करने में भी कामयाब हो जाता है इस तरह की। अच्छा, आपका बर्थ किस टाइम पे हो रहा है उसका भी बहुत सिग्निफिकेंस है। जी, नाउ एक जो कॉन्वर्सेशन है वो है एक्लिप्स की, ग्रहण की। ना सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स दोनों साल में दो बार आते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। बहुत सारे कॉमन मिथ्स हैं कि इसमें फ्रिज में पड़ा हुआ खाना मत खाइए, तुलसी के पत्ते डालिए, आप सन को एक्सपोज मत होइए, प्रेग्नेंट लेडीज को ये नहीं करना चाहिए। बहुत सारे तरीके हैं।
लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि उस टाइम पे जो बच्चा पैदा हुआ है, उस दिन में या उस उस मोमेंट पे, यस। उस टाइम में अगर ये एक्लिप्स हमारे को इतना इम्पैक्ट कर रहे हैं, हमारे खाने को, सब चीज़ को दूषित कर रहे हैं, तो जो बच्चा उस टाइम पे पैदा हुआ है, उसकी क्या डेस्टिनी है फिर? जी, बिल्कुल, देखिए बहुत बहुत गहरा सवाल है ये, और मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ कि आप मतलब एस्ट्रोलॉजी को तो जान ही गए पूरी तरह से। मुझे कुछ नहीं एक आता है, ये बस क्यूरियोसिटी है। एक बच्चा जो सोलर एक्लिप्स के पॉइंट पे पैदा हो रहा है, नॉर्मली कहा जाता है कि उसकी कुंडली में ग्रहण दोष है। ग्रहण योग नहीं है, ग्रहण दोष है। उसके सूरज या चंद्रमा राहु या केतु के एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगे। अब यही जो चीज है, सारी उम्र ये लेयर वो साथ लेके चलेगा। अब उसकी नेचर में ये चीज आएगी, उसका जो बिहेवियर पैटर्न है वो मिस्टीरियस होता जाएगा। वो बच्चा या आइसोलेशन में रहना पसंद करेगा, या एकदम से रिएक्टिव नेचर का बन जाएगा, या वो बच्चा बहुत अनफेयर मीन्स की तरफ जाएगा, या बहुत ही ज्यादा अध्यात्म की तरफ जाएगा। यानी एक्सट्रीम बिहेवियर्स, आइदर ऑन अ वेरी लाउड पार्ट और ऑन अ वेरी लो नोट, ये उसके बिहेवियर में दिखेंगे ही। सबसे ज्यादा जो एक्लिप्स के दौरान पैदा हुए बच्चों का है ना, वो बिहेवियर पैटर्न खराब होता है, थिंकिंग प्रोसेस खराब होता है। तो इस तरह के बच्चों को बहुत ज्यादा सुजेस्ट किया जाता है पेरेंट्स को कि इनको थोड़ा सा बृहस्पति का साथ दिलवाया जाए, यानी एक तो धर्म की तरफ लगाया जाए, थोड़ा सा पूजा पाठ की तरफ दिलवाया जाए, और यज्ञ हवन जो हैं एक्चुअल में इन बच्चों के लिए बने हुए हैं, जो इनकी वाइब्रेशंस को, इनकी वेवलेंथ को कुदरत के साथ जोड़ते हैं। और ये जो ग्रहण का प्रभाव उनके चार्ट में लेयर्स दिखी है ना, ये इन चीजों से सही होती हैं। यानी ये बच्चे जो हैं ये स्पेशल बर्थ चार्ट के साथ पैदा हुए हैं। इनको कुछ डोनेशंस या जीवन में कुछ रिचुअल्स जो हैं हमेशा फॉलो करने चाहिए, नहीं तो लाइफ का पैटर्न सेम नहीं रहता है। योगेश जी, जब हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे थे, तो आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट घर के जो रिलेशनशिप्स होते हैं, आपके अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ जो रिलेशनशिप्स होते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ही होता है कि उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस, तनाव, टेंशन, प्रॉब्लम्स कि घर वाले रिलेशनशिप्स की वजह से आती हैं। हम इमोशनल होके सोच सकते हैं, बोल सकते हैं हाँ पेरेंट्स भगवान हैं, भाई बहन से अच्छा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता, ये सब चीजें बोल सकते हैं, बोलने में बहुत अच्छी भी लगती हैं। लेकिन ये भी सच है कि बहुत सारे लोग हैं जो इन रिलेशनशिप्स की वजह से अपनी लाइफ में वो चॉइसेस नहीं बना पाते, या आज की डेट में भी उनको कुछ स्ट्रेस हो रहा है, या गिल्ट बहुत आता है, वहां से शेम बहुत आता है। तो उस तरह के लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे ही एस्ट्रोलॉजी का ही एक बहुत बड़ा रोल आता है। एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है कि पर्टिकुलर पोजीशंस होती हैं, जैसे कि किसी के थर्ड हाउस में राहु हो तो उसको अपने सिबलिंग से किसी ना किसी तरह के विरोध का सामना करना पड़ता है। सूरज शनि एक साथ हो तो उस इंसान का अपने पिता से नहीं बनती है। इस तरह से चीजें हैं। तो इसमें क्या है कि एक फेज होता है इन चीजों का। यहाँ पे जो भी रेमेडीज या डोनेशन है वो अलग चीज है। सलाह क्या होती है कि इन चीजों में ज्यादा झगड़े नहीं, इन चीजों में ज्यादा उलझे नहीं, थोड़ी सी लेट गो बढ़ाए। वो पेन एरिया जब तक का है, वो जब वो समय पूरा होगा चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ये फॉर एवर नहीं होता है। क्यों इन रिलेशनशिप्स में क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत फोर्सफुली सब अच्छा करना है। हाँ, जब मदर्स डे आता है, जिनके उनके माँ के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं है, तो उनके लिए बड़ा पेनफुल डे होता है। जब फादर्स डे आता है, जिनके अपने पिता के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं है, आजकल तो हर तरह के डे सेलिब्रेट होते हैं, तो इट बिकम्स अ वेरी पेनफुल एंड यू फील स्टक कि मुझे अच्छा भी एग्जैक्टली। करना है, मैं उनका अच्छा सोच रही हूँ, मुझे पता है मेरे पिता मेरा अच्छा सोच यहीं रहे पे हैं, एक वर्ड है, लेट लेकिन गो। आई एम लेट स्टक। गो बढ़ाना ही है। लेट गो बढ़ाने के सिवा चारा नहीं है। क्योंकि ये क्या है, ये डीएनए कुदरत ने वैसा दे दिया जो आपके पेंडिंग कर्मास को निल करेगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान को लगातार इंप्रूव करके या कह ली इग्नोर करके चलना है। इग्नोरेंस इज अ ब्लिस हियर। आई लाइक द वर्ड लेट गो जो आपने यूज किया, हाँ क्योंकि जी। लेट गो का ये मतलब भी है कि आपको उनके प्रति नेगेटिव नहीं होना है, जी, बुरा नहीं सोचना है, लेकिन अपना एक डिस्टेंस बनाना है फॉर अ वाइल। बिल्कुल एक सेफ डिस्टेंस बना के रखना है। सबसे पहले तो अपनी इम्यूनिटी को इस तरह से डेवलप करना है कि उनकी नेगेटिविटी, क्योंकि कुदरत ने उनको वो वाइब्रेशंस दी हैं कि वो लगातार आपके लिए नेगेटिविटी जनरेट करेंगे, आपको ट्रिगर करेंगे, आपको प्रॉम्प्ट करेंगे, भड़काएंगे। आपने ट्रिगर जब आप हो गए तो इसका मतलब अभी कार्मिक कनेक्शन बहुत बाकी है। जिस दिन आप एक ब्लिस में आ गए कि आपका कोई भी नेगेटिविटी मुझे इफेक्ट नहीं कर रही है, और यहाँ पे मैं ज्यादा स्पिरिचुअल साउंड कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजर की जगह पे, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिज्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कार्मिक कनेक्शन को खत्म करेगा।
कुदरत ने जितना टेन्योर दिया है ना उस रिलेशन की सफरिंग का, वो पूरा होते ही सद्बुद्धि उनको भी आएगी और चीजें सही होनी ही है। और कई केसेस में ऐसा बहुत हद तक देखा भी गया है। अब कई लोगों का क्या है, पिता पुत्र की आपस में नहीं बनती है, और ज्यों ही उन्होंने इस चीज को इग्नोर करना शुरू किया, अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागे, लेकिन नेगेटिविटी को इग्नोर करना शुरू किया, कुछ महीनों या कई लोगों के लिए कुछ सालों में ये चीजें ठीक हो गई। एस्ट्रोलॉजी इज वन ऑफ द लेंस बट नॉट द ओनली लेंस। देयर आर अदर लेंसेज ऑल्सो। तो आपको लाइफ में जो फिट होता है आप वहां से, लेकिन अपनी लाइफ में कुछ करना शुरू करें। इफ यू आर सफरिंग इन लाइफ, इफ यू फील आपके 100% पोटेंशियल को आप एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हो, या आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन है, क्रिएटिविटी डाउन है, रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, दैट मीन्स दैट यू एज अ पर्सन नीड्स टू ट्रांसफॉर्म। इसमें आप ये सोचते रहो कि मेरी जॉब अच्छी हो जाए, मेरे को अच्छा पार्टनर मिल जाए, वो अच्छा हो जाए, ये अच्छा हो जाए, दैट इज नॉट इन योर हैंड्स। तो आपके हाथ में क्या है? खुद का ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं बार बार हर एपिसोड में एम्फेसाइज करती हूँ दैट प्लीज अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ, प्लीज टेक द जर्नी विद इन और अपने आप को बदलना शुरू करें। और आज हमने ये सीखा थ्रू द लेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द जर्नी विद इन पॉडकास्ट टुडे। थैंक्स अलॉट, शुक्रिया जी, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज एपिसोड। आई एम श्योर आपने आज बहुत सारी बातें और इनसाइट्स सीखी होंगी इस एपिसोड से। अगर आपके कोई क्वेश्चंस रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।